21 मई 1991। रात का वक्त। रिजर्व बैंक से गाड़ी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ रवाना हुई, लेकिन एयरपोर्ट से पहले ही गाड़ी खराब हो गई। खबर आई कि गाड़ी में कई टन सोना लदा हुआ है। खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये सोना किसका है और कहां जा रहा है। जब खुलासा हुआ तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सारे देश को आक्रोश से भर दिया। दरअसल भारत सरकार सोने को लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखने जा रही थी। साल 1991, मई का महीना। इसी महीने के आखिरी 10 दिनों में भारत सरकार के विशेष विमानों ने लंदन और स्विट्जरलैंड के दर्जन भर से ज्यादा चक्कर लगाए। विमानों से 67 टन से भी ज्यादा सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार के पास विदेशों से आयात करने के लिए मुश्किल से 10 दिनों का भी पैसा नहीं था। देश दिवालिया होने के कगार पर था। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में सोने का कंगन देकर फिल्म की हीरोइन घर की इज्जत रखती है, उसी तरह सोना गिरवी रखकर देश की लाज बचाई गई। गिरवी के एवज में भारत को 60 करोड़ डॉलर यानी आज के हिसाब से 3000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। इसके अंदर सीखने की बात जो हम हर समय कहते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक सुधार का मतलब ये नहीं है कि विदेशी पूंजी को आप जो है मौका देते जाओ कि वो मुनाफे बनाए अपनी देश की अर्थव्यवस्था को इस्तेमाल करके। उसका मतलब ये होनी चाहिए थी कि देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अब वो नहीं किया। अब एक तरफा ही क्या, अब जो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वापस नहीं होगा वो चलेगा, माने मतलब क्या है इस ग्लोबलाइजेशन का? उससे हमारी कुछ फायदा हो रही है या सिर्फ विदेशी पूंजी को अपने देश की संपत्ति और अपने देश की अर्थव्यवस्था को इस्तेमाल करके वो अपने मुनाफे बनाते जाए? भारत की विश्वसनीयता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस है, जिस तरह से एफआईआई बाहर चले गए तुरंत हॉट मनी के रूप में, तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में है कि किसी को पता ही नहीं है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। हम बार बार सदन में इस विषय को मैं नहीं उठाया था आर्थिक स्थिति पर बहस के दौरान, लेकिन वित्त मंत्री का बहुत ही गोलमोल जवाब था। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश के अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो शायद अब समय आ गया है कि उचित समय पर प्रदेश की जनता इसका उत्तर देगी। यह है विपक्षी पार्टियों का सीधा आरोप। सरकार पर हमला करते हुए ये सरकारी नीतियों की विफलता की बातें करती हैं। जानकारों का भी मानना है कि देश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ने के पीछे सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। अभी राजनीतिक जो सत्ता है वो न केवल दिशाहीन हो गई है क्योंकि उनकी नीतियां असफल हो चुकी है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम 1991 की स्थिति में नहीं है, कभी कहते हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। दूसरी तरफ जो इनकी बहुत प्रखर आलोचना करते हैं उनके पास भी वो कहते हैं इन्होंने गलत किया, ये नतीजा ये हुआ। वो ये नहीं बताते तुम क्या करोगे भाई, ये तो बताओ। उनकी भी वही नीतियां हैं, शुरू से 90 से आज तक उनका भी शासन रहा है, जो भी भाजपा या एनडीए जो है, तो उनके पास कोई विकल्प नीतियों का नहीं है। अर्थव्यवस्था के जाने माने नाम मानते हैं कि सरकार को सिर्फ विदेशी पूंजी लाने की बजाय घरेलू अर्थव्यवस्था को विकसित करने पर जोर देना चाहिए। जानकारों का कहना है कि सरकारों ने लंबे वक्त की सोच रखकर कदम नहीं उठाए, क्योंकि अगर 10 साल पहले कदम उठाए गए होते तो उनका असर अब दिखाई देने लगता। रुपया कमजोर नहीं ताकतवर होता। हमको राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ गई है, आपका कर अनुपात क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कर की चोरी बदस्तूर जारी है और आप 6 लाख करोड़ रुपए, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। खाने पर आप 90,000 से 1.25 करोड़ करने के अंदर तो दुनिया भर की चिल्लिपा मचा रहे हैं। वो उनको जो खाए पिए अगाए बैठे हैं, जिनके भूख कभी मिटती नहीं है, उनके लिए 6 लाख करोड़ रुपए के लगभग आप उनको दे रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि अभी के हालात में देश बाहरी हालात पर ज्यादा निर्भर है। सरकार के पास भी चीजों को नियंत्रित करने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है।
रुपया लुढ़क रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देश का घाटा बढ़ रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश की जनता ये सब कुछ महसूस कर रही है। साल 1991 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। उस वक्त भी देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज धीमी पड़ रही थी। 1991 में महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी। जिंदगी जीने की हर चीज महंगी हो गई थी। घर का कामकाज चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया था। महंगाई की वजह से घरेलू बचत कम हो गई। मार्च 1991 में महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से 12% थी। साल 2013 में भी हालात 1991 जैसे हैं। महंगाई दर आज भी 10% के आसपास मंडरा रही है। कीमतें इतनी बड़ी हैं कि रुपये का वैल्यू अब कम हो गया। तो पहले आपका समझ लीजिए, आपका एक होटल में आप रेस्टोरेंट में जाके आप मील खरीद करते थे 40 रुपये में, तो अब आपको 60 रुपये खर्च करना पड़ता है उसी मील के लिए। तो इसका हिसाब यह है कि रुपी वैल्यू इंटरनली जो इन्फ्लेशन कहते हैं हम, जब इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि रुपये का वैल्यू कम होता है। जब यहाँ रुपये का वैल्यू कम हो गया तो बाहर तो होना ही चाहिए रुपये का वैल्यू। साल 1991 में सरकार की आमदनी की तुलना में उसका खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़े हुए खर्च के लिए कर्ज लिया गया। जो कर्ज लिया गया उसी के ब्याज चुकाने में सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा लग गया। जो पैसा विकास पर खर्च होना था वो लोन चुकता करने में लगा। साल 1991 में राजकोषीय घाटा 7% था और आज ये 5% के आसपास है। क्योंकि आप कहते तो हैं कि हम गरीब के लिए खर्च करते हैं, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। आपने देखा कि इस साल के आंकड़े उठा के देखिए, पिछले 3 साल के आंकड़े भी CAG की रिपोर्ट आई है। आपने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जितना पैसा आवंटित किया उसका बहुत छोटा हिस्सा खर्च किया। और आप जो छोटी छोटी परियोजनाएं बनाते हैं, दिल्ली के लोगों को आप 300, 250, 200 रुपये करके प्रति किलो के हिसाब से ये रेल दे रहे हैं। और गाँवों के अंदर खड़ंजे जो होते हैं इसके ईंटों के, वो तक नहीं दे पाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? साल 1991 में चालू खाते का घाटा बेतहाशा बढ़ गया था। यानी जितने डॉलर हम निर्यात में दे रहे थे उससे बहुत कम आयात कर हासिल कर पा रहे थे। सीधा सा मतलब था देश अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ चीजें खरीदने में दे रहा था, विकास में नहीं। ज्यादा डॉलर खर्च होने से रुपया कमजोर हो रहा था। साल 1991 में वित्तीय घाटा 5.39% था, जो साल 2012-13 में 4.83% रहा। जनता के पक्ष की नीतियां बनाइए। हिंदुस्तान जैसे देश का जो विशाल है, सब तरह के व्यापार, विदेशी व्यापार 55% हो जाए राष्ट्र की संपूर्ण आय का, इससे ज़्यादा खतरनाक बात क्या हो सकती है? 1990 के पहले 20% के अंदर तक हुआ करता था। क्यों बढ़ाया? हर देश से समझौता करते हैं तो आप कहते हैं हम व्यापार बढ़ाएंगे। यार किस चीज़ का बढ़ाओगे ये तो बताओ भाई। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? व्यापार बढ़ाना अपने आप में एक लक्ष्य बन गया है। तो ये नीतियाँ जो है एक तरह का आप कह सकते हैं वैचारिक और राजनीतिक दुराग्रह है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे यहाँ जो डेफिसिट, बहुत सारा बड़ा डेफिसिट होता है, एक महीने में $15 बिलियन डेफिसिट होता है। तो आप देख लीजिए करीब 200 बिलियन एक साल में डेफिसिट होता है ट्रेड का। तो वो कैसे फाइनेंस करेंगे? तो दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम कि डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है, वो कैसे कम करें। साल 1991 में अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने पर सरकार को उदारीकरण के लिए रास्ते खोलने पड़े थे। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मनमोहन सिंह 22 साल बाद उसी जगह आकर खड़े हो गए हैं जहां से शुरुआत की थी। देश और दुनिया में भले 1991 के भूत की बात हो रही हो, पर प्रधानमंत्री बार बार ये भरोसा देते रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था 1991 की तरह नहीं है। 1991 में जून महीने में हमारे खजाने में आज के हिसाब से 60 अरब रुपए थे। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक खर्च करने जितने पैसे बचे थे। आज हमारे खजाने में 280 अरब डॉलर यानी 17,36,000 करोड़ रुपए हैं। इससे कम से कम 7 महीने का खर्च आराम से चल सकता है। लेकिन जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है, उस रफ्तार से सरकार के दावे भी कमजोर नजर आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर संभव कदम उठा रही है, पर इस वक्त हालात उसके काबू से भी बाहर नजर आ रहे हैं।